नमस्कार मित्रों, यह यूजीसी नेट प्रथम पेपर सिलेबस के अनुसार 10 यूनिट का हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट इकाई शिक्षा अभिवृत्ति है, दूसरी इकाई शोध अभिवृत्ति है, तीसरी इकाई बोर्ड से संबंधित है, चौथी इकाई संप्रेषण से संबंधित है और पाँचवीं इकाई गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, छठवीं इकाई युक्ति तर्क है, सातवीं इकाई आंकड़ों की व्याख्या है, आठवीं इकाई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग ICT कहते हैं, इकाई 9 लोक विकास और पर्यावरण है, इकाई 10 उच्च शिक्षा प्रणाली है। यह 10 यूनिट हमारे नेट प्रथम पेपर में आता है। प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न सामान्यतः यह लोग देते हैं और सभी इकाइयों से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा 10 इकाई है। 10 इकाई में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक इकाई पर महत्व देते हुए हम उसके गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, फर्स्ट इकाई शिक्षा अभिवृत्ति है। शिक्षा अभिवृत्ति में हम लोग जानते हैं कि शिक्षा अभिवृत्ति से एक मानव की शिक्षा या मानव की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम लोग जानते हैं शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं। शिक्षा मानव के विकास का एक मूल साधन है। यह मानव विकास की प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। शिक्षा ही मानव के योग्य, सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। कहने का तात्पर्य है शिक्षा मानव के विकास का मूल साधन है। शिक्षा से ही मानव अपना भविष्य बनाने का प्रयास करता है, जन जागरूकता लाता है और यह शिक्षा जन्म से मृत्युपरांत तक चलती है। अर्थात हम सीखने की क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। हमको प्रतिदिन एक नई शिक्षा, एक नई जानकारी हमको मिलती रहती है और मानव यही शिक्षा मानव को योग्य, सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। जॉन लॉक, आगे देखिए, जॉन लॉक लिखते हैं कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है, वैसे ही मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। जॉन लॉक का कहना था कि पौधे के विकास के लिए कृषि के द्वारा होता है। जैसे पौधे के विकास के लिए हम उसको सूर्य, पानी आदि की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार मानव के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और शिक्षा से अपने को जागरूक बनाता है। आगे देखिए, शिक्षा के द्वारा ही मानव प्रगति के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें जीवन के लिए अनुकूल, उपयोगी और आनंदपूर्ण बनाता है। कहने का तात्पर्य है शिक्षा प्रगति के लिए सबसे सकारात्मक पहलू होता है। यह अनुकूल होता है, उपयोगी होता है और आनंदपूर्ण होता है। इसीलिए डूबी ने कहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। डीबी महोदय का कहना था कि हमारे शरीर का विकास तभी प्राप्त होता है जब मुझे भोजन मिलता है, क्योंकि भोजन में मुझे प्रोटीन होती है और शरीर के विकास के ग्रोथ को बढ़ाता है। उसी प्रकार सामाजिक विकास
समाज में कैसे रहना चाहिए, उसके लिए हमको शिक्षा का विशेष महत्व होता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ, जैसे हमारे भारतीय विचारक थे और वो अपना अपना शिक्षा जगत में शिक्षा पर अपना अर्थ स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ ये शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना ये प्रक्रिया दोनों निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अतः शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। संस्कृत की शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द भी बना है। संस्कृत का जो शब्द शिक्ष है धातु से शिक्षा शब्द बना है, जिसका अर्थ है सीखना। अर्थात शिक्षा वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। जैसे कोई भी छात्र किसी अध्यापक से सीख रहा है तो वही छात्र कभी अध्यापक बन सकता है और वह अपनी शिक्षा अपने छात्रों के बीच में वह शेयर कर सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोषों को छोड़कर सदा आनंदित हो सकें, वह विद्या कहलाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, वो शिक्षा पर अपना अर्थ बताए कि जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या के दोष को छोड़कर सदा आनंदित हो सके, वह विद्या कहलाती है। इनका ये कहने का तात्पर्य था कि शिक्षा मनुष्य को उसके अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और उसमें अविकार विद्या को दूर कर देना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा को सर्वोत्तम मानते हैं और कहते हैं कि शिक्षा केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है। और क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू पर सोचती है और क्या अच्छा है क्या गलत है उसमें यह निष्कर्ष निकालती है और अच्छे चीज़ को वह ग्रहण करती है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहे हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो सूचना ही नहीं देती बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि छात्रों को जीविकोपार्जन करने में सहायता देना शिक्षा का एक कार्य है। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा एक जीविकोपार्जन का साधन बन गया है और शिक्षा लोग व्यवसाय या रोजगार के दृष्टि से आजकल लोग ग्रहण करना पसंद कर रहे हैं। राधाकृष्ण भी कहते हैं कि छात्रों को जीविकोपार्जन करने में सहायता देती है शिक्षा। आगे फिर अपने स्टेटमेंट में डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, शिक्षा मानव और समाज के लिए निर्माणकारी होनी चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानव और समाज दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करे, एक नया निर्माण करे, सोच को बढ़ावा दे, अच्छे सोच को बढ़ावा दे। प्लेटो, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों में गुण की प्राथमिक मूल प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल आदतों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्लेटो जी क्या कहते हैं, यह पश्चिमी विचारधारक हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों में गुण की प्राथमिक मूल प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल आदतों द्वारा प्रदान किया जाता है। उनके अनुकूल आदत द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अरस्तु कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है।
वास्तविक कहना है कि शिक्षा जब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता, जब तक स्वस्थ शरीर हमारा स्वस्थ न हो, स्वस्थ मन न हो। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है, स्वस्थ मन नहीं है, तो हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात अरस्तु स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के संदर्भ में शिक्षा को ग्रहण करने की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं कि शिक्षा का अंतः शक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अंदर की शक्तियों को तभी मजबूत कर सकते हैं जब बाहर के जीवन में हम शिक्षा के माध्यम से समन्वय स्थापित करें। जॉन डेवी, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करे। मतलब जॉन डेवी महोदय ने शिक्षा व्यक्ति के उन सब योग्यताओं का विकास है जितने आप अपनी शिक्षा ने ग्रहण किया है, जो उसमें पर्यावरण पर नियंत्रण रख ले, जो आपके अगल बगल इन्वायरमेंटल है उस पर नियंत्रण रखता है, मतलब एक सामंजस्य स्थापित करता है और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। फ्रोबोल महोदय ने बताया कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाता है। बिल्कुल सही। फ्रोबेल महोदय ने यह कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियाँ, जो उसके अंदर मौजूद शक्ति है, और शिक्षा के माध्यम से वह बाहर लाता है। कांट महोदय कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। मतलब कि जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता रहेगी उसका उतना ही उसका विकास होगा। रूसो महोदय ने कहते हैं, रूसो, वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटी होती है, मतलब अंदर की शक्तियों को उभारती है। यह व्यक्ति अंतर्निहित शक्तियों का अभिव्यक्ति होता है। सुकरात कहते हैं शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मन में विद्यमान है। समझ गए? सुकरात महोदय शिक्षा को प्रकाश से जोड़ते हैं। शिक्षा का अर्थ संसार के उस सामान्य विचारों को प्रकाश में लाना है जो आपके शिक्षा से, मन से आप अपने मस्तिष्क में रखे हैं, प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान होते हैं। अतः शिक्षा की उपयुक्त भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जैसे हम लोग तमाम भारतीय विचारधारा, पाश्चात्य के विचारधाराओं का हम शिक्षा पर परिभाषा सुने, पढ़े, अब उसी का निष्कर्ष निकालते हुए आगे लिखा जाता है कि शिक्षा का अर्थ अत्यंत व्यापक है। मतलब शिक्षा को हम बांध कर नहीं रह सकते, यह व्यापक है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसे न समयावधि और न ही सीमाओं में ही बांध सकते हैं। यह देश, काल, स्थान आदि बंधनों से मुक्त होती है। यह एक देश का शिक्षा नहीं है, यह हर जगह, यह काल, स्थान आदि बंधनों से मुक्त होती है। ये किसी एक समय, एक क्षेत्र के अंतर्गत ये बंधती नहीं है। वास्तव में मानव का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। अभी पीछे हम लोग विचारधारकों का सुना गया कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, जो मानव को जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक विभिन्न अनुभवों के अनुसार चलती रहती है। समझ गए? मतलब ये निष्कर्ष के रूप में हम लोग यह जान लिए कि शिक्षा का अर्थ अत्यंत व्यापक है। यह देश, काल, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार हम इसको बांध नहीं सकते। यह संपूर्ण जीवन चलती है। जब तक हमारा मृत्यु न हो जाए तब तक यह शिक्षा चलती है। और
यह किसी क्षेत्र के अंतर्गत, किसी समय के अंतर्गत, किसी स्थान के अंतर्गत इसको बांध कर नहीं रह सकते। आगे देखिए, ये गीता कोचिंग JRF नेट फर्स्ट पेपर सोशलॉजी के लिए यहाँ क्लास ऑफलाइन चलाई जाती है और इसके साथ ही CTET, सेट, सुपर टेट की क्लासें चलाई जा रही हैं जो यूनियन बैंक के नीचे चंदौली, ये इसका पता है यूनियन बैंक के नीचे चंदौली। ये हम फ़ोन नंबर है, इस जिसको ऑफलाइन स्टडी करना है वह संपर्क कर सकता है इस नंबर पर। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में अगस्त में 12 या 14 अगस्त को UGC नेट के कुछ पेपर शेष रह गए हैं, उनकी परीक्षा होनी है। उस परीक्षा को देखते हुए पूरे 10 यूनिटों से ये प्रश्न मुख्य रूप से छांटकर आपके सामने पेश हो रहा है। आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें और अगस्त में होने वाले परीक्षाओं पर के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी होगा और इस प्रश्नों पर ध्यान देते हुए अपना सटीक उत्तर बताने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, चर्चा विधि इस्तेमाल किया जा सकता है जब, विकल्प है पहला, विषय बहुत कठिन है, विषय आसान है, विषय कठिन है, उपयुक्त सभी। इसमें अपना विकल्प दीजिए, कौन सही विकल्प है। चर्चा विधि इस्तेमाल किया जा सकता है जब, 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें उचित और सटीक विकल्प बताइए क्या सही हो सकता है। हाँ, आइए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, विषय कठिन है। ठीक। अगला दूसरा प्रश्न लिखिए, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायता है। निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायता है। विंड मिल के वर्किंग मॉडल, टेप रिकॉर्डर, ग्रामीण फिल्म प्रोजेक्टर, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न पढ़िए और विकल्प आपके सामने है, उस विकल्प में से सही विकल्प लगाने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है, निम्न में से कौन सी एक शिक्षण सहायता है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर चौथा होगा, उपयुक्त सभी। अगला तीसरा प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है केवल तर्क का विकास करना, केवल सोच विकसित करना, ए और बी दोनों, जानकारी देना। अपना सटीक उत्तर बताइए क्या होगा इसका। प्रश्न है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, इसमें विकल्प 3 सही होगा, सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। पहला विकल्प कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, दूसरा विकल्प छात्रों के पास प्रतिशत से, तीसरा विकल्प छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता द्वारा, चौथा विकल्प मौन की अवधि तक कक्षा में बनाए रखना। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, आप लोग सोचिए। पूछ रहा है कि शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, विकल्प क्या है। इसका सटीक विकल्प सी होगा। चलिए 5वें प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली, प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली। पहला विकल्प है रटने लर्निंग को बढ़ावा देता है,
दूसरा विकल्प है अच्छे अध्ययन की आदतों को बढ़ावा नहीं देता है। तीसरा विकल्प छात्रों को कक्षा में नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपयुक्त सभी। चलिए अपना इसका आंसर दीजिए। पाँचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? बहुत सही। चलिए इसका चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं छठवें प्रश्न पर। एक कॉलेज शोधकर्ताओं को सामाजिक विज्ञान SPSS के लिए सांख्यिकी पैकेज के उपयोग में प्रशिक्षण देना चाहता है। इसके लिए कॉलेज को संगठित करना चाहिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए एक बार। एक कॉलेज शोधकर्ताओं का सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज के उपयोग में प्रशिक्षण देना चाहता है। इसके लिए कॉलेज को संगठित करना चाहिए। आइए विकल्प सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान। तो इसमें वो सटीक उत्तर क्या होगा? हाँ ठीक, बहुत प्रयास। नहीं, इसका क विकल्प नहीं होंगे। इसका सटीक उत्तर होगा ग, कार्यशाला। सातवां, निम्न में से कौन सी एक शोध की विशेषता नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है शोध की। तो आइए पहला विकल्प बोल रहा है अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, अनुसंधान समस्या मूलक है, अनुसंधान निष्क्रिय है। तो इसमें क्या उत्तर होना चाहिए? अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान तो व्यवस्थित होता ही है। दूसरा कहा है अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। अनुसंधान एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस के अनुसार ही चलती है। अनुसंधान समस्या मूलक होता है, बिल्कुल होता है। अनुसंधान निष्क्रिय नहीं होती, अनुसंधान निष्क्रिय होता नहीं, अनुसंधान सक्रिय होता है। इसलिए इस विकल्प में कौन सा आंसर सही हो रहा है? चलिए इस विकल्प में कौन सा आंसर सही हुआ? ख, मतलब कि अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है। इस पर विशेष ध्यान देना बंधु। चलिए आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खोजो। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है खोजो, शोध कर रहे हैं, खोज के लिए लीड शोध, आविष्कार अनुसंधान से संबंधित है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर बी होगा, खोज के लिए लीड शोध। अगला प्रश्न पाइए, नवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में शब्दों में किया जा सकता है। दूसरा विकल्प अनुसंधान में उद्देश्यों को बयान रूप में शब्दों में किया जा सकता है। तीसरा विकल्प उद्देश्यों के लिए थीसिस के अध्याय में कहा जा रहे हैं। विकल्प 4 उपयुक्त सभी। एक बार ठीक से पुनः प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग और इस पर विचार कीजिए। थोड़ा समय दे रहे हैं। इस प्रश्न पर कौन सा आंसर होना चाहिए? हाँ विचार करिए। क, ख, ग तीनों विकल्पों पर ध्यान दीजिए। हाँ तो चलिए इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए? घ, उपयुक्त सभी। इसका सटीक आंसर क्या हुआ? उपयुक्त सभी, घ आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक सूची के साथ मैं सूची B और नीचे दिए गए कोड
से सही जवाब चुनें। सूची बी। और चलिए, क है ऐतिहासिक विधि। मिलान करना है इसमें कि कौन सही है। मिलान करना है। पहला है ऐतिहासिक विधि, दूसरा है संरक्षण विधि, तीसरा है दार्शनिक विधि, चौथा है प्रायोगिक विधि। और इसका मतलब इसमें से सटीक मिलान करना है कौन सही है। विगत, पहला है विगत घटनाएं, दृष्टि, वर्तमान आयोजन, असाधारण मामले, भावी क्रिया। चलिए, इसका विकल्प यह है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए क्या सही होना चाहिए। आइए, ऐतिहासिक विधि से हम क्या समझ रहे हैं। ऐतिहासिक विधि मतलब जो हमारे बीता हुआ समय होता है, विगत घटनाओं से है। ऐतिहासिक विधि का संबंध किससे है? विगत घटनाओं से। आइए, सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि में हम लोग क्या देखते हैं? सर्वेक्षण हम लोग में दृष्टि देखते हैं, दृष्टि से है। और दार्शनिक विधि, दार्शनिक विधि में क्या होते हैं, क्या आते हैं? बचा हमारा 3, वर्तमान आयोजन, असाधारण मामले, भावी क्रिया। तो दार्शनिक विधि में क्या आते हैं? हमारे असाधारण मामले आते हैं। मतलब दार्शनिक विधि का चौथा होगा असाधारण मामले। और आइए, पांचवा प्रायोगिक विधि। घर पर प्रायोगिक विधि से क्या होता है? तो प्रायोगिक विधि से जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं? भावी क्रिया के लिए, भविष्य की क्रिया के लिए करते हैं। तो ये हुआ। तो मैंने देखा कि क का आंसर फर्स्ट है और ख का आंसर दृष्टि है और दार्शनिक विधि का आंसर चौथा आई भी असाधारण मामले है और प्रायोगिक विधि का आंसर भावी क्रिया है। तो ये हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, चौथा और पांचवा किस विकल्प में है? तो विकल्प ख में है। अब यहाँ पर देखना, विकल्प ख, फर्स्ट, सेकेंड, आई भी। तो इसलिए ये हमारा विकल्प ख सही हो रहा है। अतः मित्रों, आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर शिक्षण अभिवृत्ति पर जो अध्ययन किया गया और महत्वपूर्ण 10 यूनिट से जो हम लोग मिले जुले प्रश्नों को हल किए, उससे आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिली होगी और इस स्टडी से आप लोग अपनी गति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का स्टडी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।